ये वीडियो में हम फोर्स डैम्प वाइब्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब फोर्स रहता है, अगर कोई वाइब्रेशन सिस्टम हम लेते हैं, यहाँ पर ये एक स्प्रिंग है और ये एक डैम्पर है, ये कनेक्टेड एक मास है, ये के और ये सी उसके कोएफिशिएंट्स है। अब यहाँ पर ये सिस्टम है, उसमें अगर हम फोर्स अगर कोई हम स्टैटिक फोर्स लगाते हैं एफ, तो स्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होता है, ये जो मास है उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो यहाँ से लेके शिफ्ट होके थोड़ा नीचे आ जाएगा। स्प्रिंग और डैम्पर जो है वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएंगे और उसका जो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगा वो कुछ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मास यहाँ पर आ गया। अगर फोर्स स्टैटिक है तो उसकी वजह से वाइब्रेशन नहीं होगा। वाइब्रेशन अब अगर ये स्टैटिक सिस्टम में होगा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में होगा यहाँ पर। तो अगर हमको फोर्स्ड डैम्प वाइब्रेशन चाहिए तो उसके अंदर ये स्टैटिक फोर्स नहीं लगाना है, उसके अंदर हमको वेरिएबल फोर्स लगाना है। तो अगर हम वेरिएबल फोर्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे फोर्स जो है वो टाइम के साथ वेरी होना चाहिए। तो फोर्स जो है वो या तो साइन या कॉस के टर्म्स में होना चाहिए। तो अगर ये हम साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो टाइम के साथ ये अप डाउन होता रहेगा और उसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो एफ नॉट रहेगा। तो ये जो फोर्स है वो वाइब्रेशन क्रिएट कर सकता है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन के साथ उसका अगर मैच हो गया फ्रीक्वेंसी तो उसका एम्पलीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा। तो स्टैटिक फोर्स का हमारे यहाँ वाइब्रेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। हमारा ये डायनामिक फोर्स है जो टाइम के साथ वेरी हो रहा है, उसकी वजह से हमारा फोर्स डैम्प वाइब्रेशन आएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम जो पहले हम समेशन ऑफ फोर्स लिखते थे इक्वल टू ज़ीरो, अब यहाँ पर एक फोर्स आ गया जो कि है एफ नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। तो हमारा जो पहले वाला इक्वेशन था एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स, या फिर हम पहले लिखते थे सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी, तो ये वाला टर्म है वो इस फॉर्मूला में ऐड हो जाएगा। तो ये हमारी बेसिक इक्वेशन बनती है फोर्स डैम्प वाइब्रेशन की। और इसकी वजह से हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि पहला एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, और या फिर हम इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। इसको हम ए से डिनोट करते हैं और इसका जो वैल्यू रहता है वो एफ नॉट डिवाइडेड बाई के अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - अपॉन ओमेगा एन उसका स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इसका स्क्वायर, और ये अंडर रूट में रहेगा और ऊपर एफ नॉट डिवाइडेड बाई के रहेगा। यहाँ पर एफ नॉट डिवाइडेड बाई के जो है वो सिस्टम का, उसमें ये एफ नॉट है, यहाँ पर ये स्प्रिंग स्टिफनेस के आ गया। ओमेगा जो है वो सिस्टम का जो वाइब्रेशन हम दे रहे हैं वो है, और ओमेगा एन है वो अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई एम रहेगा। और जीटा का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं सी डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ के एम। जीटा हमको ये इक्वेशन में यहाँ से मिल जाएगा और मास हमको यहाँ से मिलेगा। तो ऐसे हम ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और इसका जो टर्म रहता है एम्पलीट्यूड की वजह से, हम डायरेक्टली एम्पलीट्यूड तो यूज़ करते ही है, लेकिन हम उसको एक और मॉडिफिकेशन के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन फैक्टर। मैग्नीफिकेशन फैक्टर जो है एम एफ से शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं, और उसका जो वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन आ रहा था। अगर हम एफ नोट को एक स्टैटिक फोर्स की तरह यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो ये जो जितना भी चेंज आया ना एफ नोट डिवाइडेड बाई के, तो स्टैटिक स्टैटिक जो उसका डेविएशन है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन बोलते हैं ना जो हम, तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन जो ये वो हो जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाई के। तो उन दोनों का जो रेशियो है एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई एफ नॉट अपॉन के, उसी को हम बोलते हैं। और अगर हम ये ऊपर वाला जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है उसमें अगर हम एफ नॉट डिवाइडेड बाई के से डिवाइड कर दे तो हमारे पास ये नीचे वाला जो टर्म है अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन
स्क्वायर, तो ये टर्म बच जाता है। और ये बताता है कि स्टैटिक डिफ्लेक्शन से कितना एनहांस हो गया, मैग्निफिकेशन कितना हो गया एम्पलीट्यूड का हमारे एफ नॉट के प्रेजेंस की वजह से। अभी ये फॉर्मूला को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो एक ग्राफ निकल के आता है डिफरेंट जीटा वैल्यूज, यहाँ पर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन वर्सेस जीटा को अगर हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन फैक्टर लेते हैं, यहाँ में ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यूज़ लेते हैं और डिफरेंट जीटा के वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में हम प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर ये 0 1 2 इतने हम रेशियोज लेंगे और ये कुछ वैल्यूज़ लेंगे। तो सबसे पहले जो वैल्यूज़ हमको मिलता है, एक तो ये 1 जो लाइन है वहाँ पर ये ओमेगा अपॉन ओमेगा एन ज़ीरो है, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन ज़ीरो है। तो वहाँ पर हमारा मैग्निफिकेशन फैक्टर हमेशा वैल्यू 1 रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन ज़ीरो पुट करेंगे तो सारे वैल्यूज़ कट होके मैग्निफिकेशन सीधा ये जो 1 यहाँ पर है उसकी वजह से अंडर रूट ऑफ 1 का 1 हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन सारे के सारे जीटा वैल्यूज़ के लिए 1 रहेगा। उसके बाद में दूसरे ग्राफ जो है वो प्लॉट करके फिर बाद में समझाता हूँ। तो यहाँ पर तो ये जब जीटा है उसका मैग्नीट्यूड जब ज़ीरो रहेगा, मतलब सिस्टम के अंदर कोई भी डैम्पिंग नहीं रहेगा, सिस्टम एकदम फ्रिक्शन लेस रहेगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। और जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन हो जाएगा, मीन्स ओमेगा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का रेशियो 1 हो जाएगा, सिस्टम का फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा, तब मैग्निफिकेशन फैक्टर, और उसको हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये जो लाइन से वो आगे इनफाइनाइट पे मीट करेगी। तो ऐसा कुछ ग्राफ रहेगा जब जीटा का वैल्यू 0 रहेगा। उसके बाद तो ये आ जाता है फॉर ऑल जीटा, कोई भी जीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी वैल्यू रहेगा जीटा का तो यही वैल्यू रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, ये जब जैसे जैसे हम डैम्पिंग बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ जो है वो ऐसे कुछ मैग्नीट्यूड के बाद रिवर्स हो जाएगा और इसका जो पीक हाइट है वो भी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता रहेगा। तो जैसे जैसे जीटा जीटा का वैल्यू बढ़ता रहेगा तो ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आता रहेगा और एंड में ये ऐसे जब जीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा तब, तो यहाँ पर जैसे जीटा का वैल्यू 0.1 आ गया, फिर ये जीटा इक्वल टू 0.2 हो गया, फिर जीटा इक्वल टू 0.3 या फिर 0.5 तक हो गया और उसके बाद ये जीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो ऐसे आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये मैग्निफिकेशन फैक्टर वर्सेस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर जब जीटा का वैल्यू 0 है तब दूसरा केस हमने देखा था, जब जीटा का वैल्यू 0 है और नहीं एंड ओमेगा अपॉन ओमेगा एन 1 है, तब मैग्निफिकेशन फैक्टर जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा और उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन। तो यही डेंजरस सिचुएशन होता है जब ब्रिजेस और जो भी विंड की वजह से जो भी स्ट्रक्चर है वो टूट जाते हैं, जब उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी और सिस्टम का फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है, फोर्स ऑफ एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है, तब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड हो जाता है और वो टूट जाता है। और यहाँ पर
ये बाद में 1 से मैग्नीफिकेशन फैक्टर जो वह है वो 1 से छोटा हो जाता है ऑलमोस्ट। ये जब मैक्सिमम इसके जो ये पीक्स पॉइंट है यहाँ पर, ये उसका जब जीटा का मैक्सिमम वैल्यूज जो रहता है वो जो रेशियो है ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, वो जब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर होता है तब हमको मिलता है मैग्नीफिकेशन फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो रिजोनेंस का कंडीशन और ओमेगा अपॉन ओमेगा एन ज़ीरो जब हो रहा है तब मैग्नीफिकेशन वैल्यू सबका 1 है। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस यही है मैग्नीफिकेशन फैक्टर का। और इससे कुछ थियोरिटिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, या फिर डायरेक्टली आपको एम्पलीट्यूड वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।